आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का क्लास सेकंड करेंगे। क्लास फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर लिया है, तो आज हमारा क्लास सेकंड है। आज जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में इसको देखा था कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक भारतीय संविधान और उसमें जो पॉइंट्स हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे, और फिर हम लोग जो है जो सत्ता है यानी पावर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि हम लोग जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, सेंटर और स्टेट, इन सब का उन सबको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक था, जैसे हमने कहा भी था कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो पहला टॉपिक यही है, भारत का संवैधानिक विकास। अगर आपने टॉपिक नोट किया होगा पिछली क्लास का, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आखिर भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हुआ और उसके क्या क्या जो उसकी हिस्ट्री क्या रही थी। ठीक है, वो सब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री के बैकग्राउंड थोड़ा देखिए। ये है तो पॉलिटी, लेकिन आप जानते हैं कि पॉलिटी और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर, चूंकि हमने पढ़ा था कि हम इसमें भारत का संवैधानिक विकास में हम लोग कंपनी रूल यानी कि कंपनी के अधीन शासन और फिर क्राउन रूल यानी कि क्राउन के अधीन शासन को डिस्कस करेंगे। तो आखिर ये कंपनी रूल कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इतिहास को खंगालेंगे, थोड़े से इतिहास को समझेंगे। हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, बट हिस्ट्री का पॉइंट तो है ही। ठीक है, तो हम उनको एक बार डिस्कस करके फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने ऑलरेडी कुछ लिख करके रखा है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या क्या है पहले समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या जानना है, यहां से आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि भारत का संवैधानिक विकास जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की जब बात होगी, ठीक है, तो इसमें हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ेंगे, कंपनी रूल यानी कि जो 1773 से 1857 तक चला था। ठीक है, और फिर आपको पता होगा कि 1857 में विद्रोह हुआ था और उसके बाद कंपनी शासन को समाप्त करके जो भारत का शासन है वो डायरेक्टली अंडर द क्राउन लेकर के आ गया। ठीक है, तो जिसको हम लोग क्राउन रूल कहते हैं। ठीक है, और ये कब से कब तक चला था, तो 1858 से 1947 1947 तक चला था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखिए कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा। जहां जरूरत होगी वहां पर दोनों ही लिखा रहेगा, जहां जरूरत नहीं है वहां कोई भी एक हिंदी या इंग्लिश लिखा हुआ रहेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्लास में बने रहिए। ठीक है, चलिए खैर, तो हम लोग कंपनी रूल और क्राउन रूल को पढ़ेंगे। क्राउन रूल को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम लोग सिर्फ कंपनी रूल को देखने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग कंपनी रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये कंपनी रूल क्या है और कंपनी रूल कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए कंपनी रूल की जब हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में 1600 में, ठीक है, एक कंपनी बनी जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बहुत फेमस कंपनी है। पहले इसका नाम जो है मर्चेंट एडवेंचरर था। ठीक है, बाद में इसी का नाम बदल करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। आप वो भी ध्यान में रख सकते हैं कि पहले इसका नाम क्या था, मर्चेंट एडवेंचरर था। ठीक है, देखिए ये कंपनी बनाई किसने, ठीक है, ये यूरोप का एक मर्चेंट ग्रुप, या कहिए कि इंग्लैंड का जो है, ब्रिटेन का एक मर्चेंट ग्रुप था, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा आपको और बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। सबसे पहले यहां थोड़ा समझिए। देखिए भारत में आने वाले शुरुआती जो ब्रिटिशर्स या अंग्रेज थे, देखिए जो सबसे पहला अंग्रेज कहा जाता है कि जो मुगल दरबार में आया था, ठीक है, वो था रॉल्फ फिच। कौन था, रॉल्फ फिच। ये 1783 में आया था। ये क्वीन यानी कि वहां की जो क्वीन थी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्हीं का लेटर लेकर के, ठीक है, उन्हीं का पत्र लेकर के वो जो है वो मुगल बादशाह को उन्होंने एक पत्र लिखा था, और वही पत्र जो है वो लेकर के यहां आया था। एक्चुअली डेट यहां पर 17 लिखा गया है, मैं इसको डेट ठीक कर देता हूं, ये 15 होगा। ठीक है, 17 नहीं होगा, 1583। ठीक है,
यहां पर भी अपडेट थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो रॉल्फ फिंच जो है 1583 में आया, ठीक है, वो इंडिया आया था और क्वीन का लेटर यानी क्वीन एलिजाबेथ का जो है वो लेटर लेकर के बेसिकली आया था मुगल दरबार में, है ना। और वो मुगल दरबार में उस समय अकबर शासन में थे, और कब आया था मुगल दरबार में, वो 1885 में अकबर के दरबार में आया था। इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। वैसे ये हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हमें हमारे टॉपिक को, कंपनी रूल को समझने के लिए ये चीजें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एक मर्चेंट आया जिसका नाम था जॉन है ना मिल्डन हॉल, ठीक है। ये जो जॉन मिल्डन हॉल है, ठीक है, ये 1599 में इंडिया आया था, ठीक है। और ये जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें उसका एक सदस्य भी था ये, ठीक है। जॉन मिंडल हॉल जब वापस गया, ठीक है, ब्रिटेन गया, और वहां पर उन लोगों ने और बाकी जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनके साथ मिलकर के, है ना, जो हमने कहा मर्चेंट एडवेंचरर नाम का एक ग्रुप बनाया। बाद में इसी ग्रुप को 1600 में एक चार्टर एक्ट लाया गया एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। उस समय क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, और उनके द्वारा एक चार्टर लाया गया और उसका नाम बदल करके क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापना हुई, ठीक है। यहां से कंपनी की शुरुआत होती है, यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हमारे देश पर रूल किया, वो है ना, हमारे देश को एक तरह से कहिए हमारे जो वेल्थ है उसको पूरी तरीके से ड्रेन कर लिया, पूरी तरीके से खाली कर दिया, ठीक है। और वो कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, है ना, एक चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था, और उस समय क्वीन कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और इस चार्टर एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको, है ना, जो भारत और जो पूर्वी एशियाई देश हैं, या कहिए कि पूर्वी जो देश हैं, ठीक है, उनके साथ व्यापार का एकाधिकार दिया गया। आपने हिस्ट्री में शायद अगर पढ़ा हो उसके बारे में, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए यहां पर कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत और जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर व्यापार का एकाधिकार देने का यह मतलब होता है कि और कोई दूसरी ब्रिटिश कंपनी जो है वो यहां व्यापार नहीं करेगी, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ठीक है। ये कहा गया था इस चार्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहीं से कंपनी इंडिया में आना शुरू हुआ। कंपनी के अलग अलग सदस्यों को इंडिया भेजा गया ताकि वो आकर के मुगल दरबार से जो है वो एक तरह से क्या अनुमति क्या है कि एक तरह से उनको, ठीक है, ये मिल जाए, और मतलब मिल जाए कि, है ना, कि वो फैक्ट्री लगा पाए यहां पर, है ना। और इसी में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, और दूसरा नाम था थॉमस रॉ, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगेन ये हिस्ट्री के टॉपिक में आता है, बट क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। तो आप कहीं भी पढ़े, हिस्ट्री में पढ़ ले, पॉलिटी में पढ़ ले, रिलेटेबल है, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। आपको अगर ये कैप्टन हॉकिंस से एक सवाल ये भी पूछा जाता है ना, ये पहले ब्रिटिशर्स थे, या फिर कहिए कि आप एक तरह से इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो पहला ब्रिटिश शिप था जिसका नाम हेक्टर था, है ना, उसको लेकर के सूरत जो है, सूरत का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर वो शिप आया था, वो नाव, वो जहाज आया था, है ना, जिसका नाम हेक्टर था। कभी एक आध बार जहाज का भी नाम पूछ लिया है। उसके कैप्टन हॉकिंस ही थे, और ये मुगल दरबार में आए थे। उस समय जहांगीर का शासन था। 1608 में वो इंडिया आए, और है ना 1609 में वो जहांगीर के दरबार में गए, और यहां से उनको जो है उन्होंने मुगल सम्राट यानी कि जहांगीर से जो है भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगी, ठीक है, बेसिकली। और वो उसमें सफल भी हुए, ठीक है। और इनको जो है अगर आप देखेंगे तो इनको एक जो है रॉयल फरमान मिल गया, ठीक है, फैक्ट्री लगाने का। और 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री जो है ब्रिटिश फैक्ट्री कहां लगी थी, सूरत में लगी थी, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री है। यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापार भारत में शुरू हो गया। 1600 में कंपनी बनी, 1613 में कंपनी की पहली फैक्ट्री लग गई, ठीक है, पहली फैक्ट्री लगी सूरत में, और धीरे धीरे कंपनी का जो है व्यापार भारत में शुरू हो गया। आपको पता है कि पहले वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही स्थापित किया गया था, और उसका उद्देश्य केवल व्यापार ही था पहले, ठीक है। बाद में वो भारतीय राजनीति में या कहिए कि शासन में आए, ठीक है। बाकी और देखिए क्या कहानी बनी, ठीक है। उसके बाद थॉमस रो आए 1615 में, वो भी जहांगीर के दरबार में गए, है ना, और इन्होंने भी जो है भारत इंडिया में के अलग पार्ट्स
में फैक्ट्री लगाने की जो है बेसिकली अनुमति जो है उन्होंने मांगी और उनको मिली भी, ठीक है। तो कई बार तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉमस रो जो है वो कब आए थे, 1615 में, कैप्टन हॉकिंस कब आए थे, 1608 में, और मुगल दरबार में वो 1609 में गए थे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। यहां से ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये यहां से कंपनी का ये जो है व्यापार भारत में बढ़ना शुरू हुआ या स्थापित हो गया एक तरीके से, ठीक है। स्ट्रांगली ये क्या है कि स्थापित हो गया। अब यहां से कंपनी ने क्या किया, अपना व्यापार बढ़ाना शुरू किया। विद इन 80 to 90 ईयर्स, है ना, कंपनी ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बना ली, है ना। आपने सुना भी होगा, है ना, कि ब्रिटिश सरकार का जो है 3 प्रेसिडेंसी थी, है ना। और वो कौन कौन सा था, एक आपका कोलकाता, दूसरा आप सबसे पहला अगर पूछेगा तो मद्रास 1839 और 40 के आसपास बना, ठीक है। 1839 मोस्टली जगह लिखा रहता है, ठीक है। तो 1839 में मद्रास पहला प्रेसिडेंसी बना। फिर उसके बाद 1668 में अगर आप कहें, ठीक है, तो वो आपका बना, है ना, कौन सा, बंबई बना। और फिर जो है आपका तीसरा, है ना, जो 1690 के आसपास, 1690 से 99 के बीच में पूरी तरीके से स्थापित हुआ, वो था आपका कोलकाता। तो विद इन आप देखें 80 to 90 ईयर्स कंपनी ने क्या किया, है ना, भारत के अलग अलग क्षेत्र 3 जो है प्रेसिडेंसी उन्होंने स्थापित कर ली, है ना। और उन प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए वो एक गवर्नर नियुक्त करते थे, है ना। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, बंगाल के गवर्नर के बारे में, मद्रास के गवर्नर के बारे में, है ना। सबसे ज्यादा वैसे फेमस जो है वो बंगाल के गवर्नर है। क्यों है वो अभी आपको पता भी चल जाएगा आगे के स्लाइड में, ठीक है। तो बंगाल, मद्रास और बंबई, है ना, ये 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई। और इन 3 प्रेसिडेंसी के द्वारा जो है ना, यानी कि ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने व्यापार को पूरी तरीके से यहां पर स्थापित कर लिया, ठीक है। उसके जो भी ओपोनेंट थे, फ्रेंच यानी कि जो फ्रांस था या बाकी जो अन्य ओपोनेंट्स थे, है ना, उसको उन्होंने डिफीट करके, ठीक है, व्यापार पर पूरा एकाधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है। यहां से शुरू हुई। लेकिन अभी तक ये कंपनी जो है सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। अभी तक ये कंपनी जो है वो शासकीय निकाय के रूप में, या कहिए कि इनको कोई पॉलिटिकल पावर अभी तक नहीं मिला था, ठीक है। इनको पॉलिटिकल पावर कब मिला, इसको समझने के लिए मैंने यहां पर आपको मेंशन भी किया है, ठीक है। इनको जो पॉलिटिकल पावर मिला, यहां पर मैंने ये लिख भी दिया है कि 2 युद्ध जिसने, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, को शासक के रूप में स्थापित किया। ये 2 वॉर इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। और यही 2 युद्ध हैं जहां से ब्रिटिशर्स को यानी अंग्रेजों को पॉलिटिकल पावर मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और वो 2 युद्ध कौन सा है, सबसे पहला बैटल ऑफ पलासी जो कि 1757 में लड़ा गया, और दूसरा हमारा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जो 1764 में लड़ा गया। सबसे पहले बैटल ऑफ पलासी की अगर बात करें, अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगा तो ये जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और, है ना, उस समय जो ब्रिटिश यहां पर जो थे, ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव थे, है ना। और ब्रिटिश गवर्नर भी बनाए गए, ठीक है, उसी साल बनाए गए थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया और रॉबर्ट क्लाइव ने मतलब जो बंगाल के बेसिकली नवाब थे, है ना, उनको डिफीट कर दिया, ठीक है, यानी कि सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं। यहां से उसको पॉलिटिकल पावर मिलने शुरू हो गए, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इनको कह सकते हैं इनके लिए टर्निंग पॉइंट था, वो उसके कुछ ही दिन बाद हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ठीक है। इससे भी सवाल बनता है, ये भारत की बात करें, यहां से 3 लोगों की आर्मी थी। एक तो मीर कासिम जो उस समय बंगाल का नवाब बनाया गया था, वैसे ब्रिटिश की कठपुतली के रूप में ही वो बना था, ठीक है, लेकिन बाद में उस, है ना, वो चेंज हो गया, ठीक है। तो मीर कासिम हो गया, और उसके बाद अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और उस समय जो मुगल बादशाह था यानी शाह आलम सेकंड, है ना, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी थी। और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने, है ना, इन तीनों जो कंबाइंड आर्मी है ना, सेना है, उसको हरा दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। और यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इसी के बाद जो है एक बहुत बड़ी संधि हुई थी, जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और इसी इलाहाबाद की संधि के बाद क्या हुआ, है ना, 1765, मैंने भी बताया भी कि ब्रिटिश जो है वो, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक शासकीय निकाय के रूप में स्थापित हो गया, ठीक है।
अब समझ में आ रहा है कैसे ये कंपनी रूल में आई। पहले वो एक व्यापारिक कंपनी थी, किस तरीके से उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत की, और फिर इस 2 युद्ध के बाद जो है ना उसको पॉलिटिकल पावर क्या मिला मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ उसमें 2 से है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक तो उन्होंने, ठीक है, मेन जो है शाह आलम सेकंड यानी कि जो मुगल बादशाह था उसके साथ किया, ठीक है। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या हुआ कि जो बंगाल के प्रांत है ना, वहां पर जो टैक्स या रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। और पहली बार ये कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर में एक शासकीय निकाय के रूप में परिवर्तित हुए। अब इनके पास रेवेन्यू के लिए, और रेवेन्यू किसी भी गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। और रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार इनके पास चला आया, ठीक है। और यहीं से इन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी की जो है शुरुआत हुई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर आप इसको अपने नोट में, ठीक है, ऐड जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैंने और स्लाइड्स बना दिए, ठीक है, लेकिन इसको आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ये आप जरूर लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट फिलहाल ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी हमारा क्या कि किस तरीके से भारत में जो कंपनी रूल की शुरुआत में, इसमें 1-2 पॉइंट और भी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको मैं अब इरेज कर देता हूं, ठीक है, और आगे हम लोग समझते हैं इसमें क्या हुआ, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जैसा मैंने कहा, ठीक है, कि अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी या रेवेन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं, एकत्र है ना करने का एकाधिकार जो है प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद है ना जो 1757 रॉबर्ट क्लाइव, याद होगा है ना, रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ये थोड़ा सा हिस्ट्री को समझिए। देखिए अभी आप हड़बड़ाइए नहीं, है ना, अभी आप पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को समझिए, फिर आपको पूरा कनेक्शन पकड़ में आएगा, ठीक है, और आप पॉलिटी को और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में जो है क्या बनाया गया था, इसको गवर्नर बनाया गया बंगाल का। 1757 से ये 1772 तक जो है वो बंगाल के गवर्नर के रूप में रहे। इसने यहां पर क्या किया था, इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में डायरकी यानी कि द्वैध शासन को स्थापित किया। किसको स्थापित किया, है ना, द्वैध शासन को स्थापित किया। देखिए अभी तक जो है कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी ना, कंपनी जो है अपने तरीके से शासन को चला रही थी, कंपनी अपने तरीके से जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, है ना, और कंपनी अपनी मनमानी भी इसमें दिखा रही थी, ठीक है। कंपनी के सदस्यों के बीच जो है कहीं ना कहीं जो उसके मेंबर्स, जो उसके कर्मचारी थे, उसके स्टाफ्स थे, उन्हें भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था। तो ये जो पीरियड है ना, ये 1757 से 72 की अगर बात है, इसमें भी जो 65 से 72 का पीरियड है, 65 आपको पता है कि 65 से ही 1765 से ही उनको दीवानी राइट, रेवेन्यू कलेक्ट करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। और यहां से ये जो समय यानी कि 1765 से 1772, इसको भारत की लूट भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको भारत की लूट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या किया गया, आपको पता होगा कि उस समय जो है बंगाल जो प्रेसिडेंसी था वो बहुत ही प्रसिद्ध था और बहुत ही संपन्न क्षेत्र था, ठीक है। और इस पीरियड में क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि बंगाल का रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू राइट्स जो है मिल गया किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसने बुरी तरीके से बंगाल का शोषण किया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत हुई, है ना, और यहां पर पूरी तरीके से जो है वेल्थ का, राजस्व का क्या हो गया, एक तरह से यहां से ड्रेन होने लगा। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर के जो वहां के लोग हैं, मर्चेंट्स हैं, उन सब में भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर के जो हीन भावना जागृत होने लगी। और इस चीज की जानकारी जो है, जो क्राउन है, जो जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एकाधिकार यहां पर व्यापार करने का दिया था, इवन शासन में भी वो आ गए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश क्राउन है वो अभी तक हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। लेकिन इस घटना के बाद जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना, यानी कि ब्रिटिश संसद ने क्या किया, उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, या एक तरह से कहिए कि उन्होंने कंपनी के शासन में हस्तक्षेप करना शुरू किया, ठीक है। और तभी है ना इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बेसिकली एक डिसीजन लिया, ब्रिटिश क्राउन ने यह डिसीजन लिया कि भारत में जो शासन है, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको वो नियंत्रित करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ठीक है। और यहां से डिसीजन लिया गया, और
जो है सबसे पहले तो क्या किया गया, रॉबर्ट क्लाइव की जगह जो है 1772 में 1772 में जो है, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को, किसको, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया और इसने द्वैध शासन का सबसे पहले अंत किया, क्योंकि द्वैध शासन से, है ना, यहां के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था। जो मर्चेंट, जो यहां के किसान थे, आम लोग थे, ठीक है, वो इससे बहुत परेशान हो रहे थे, उनको डबल डबल टैक्स पे करना पड़ रहा था, है ना, उनकी स्थिति बद से बदतर हो जा रही थी। तब क्राउन ने एक तरह से कंसर्न को, है ना, इस पर ध्यान दिया, एक तरह से कहिए इस समस्या पर, और उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया कि वो कंपनी के शासन को क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और 1772 में सबसे पहले तो क्या किया इन्होंने यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स को, है ना, हेस्टिंग्स को, है ना, क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर, इसको बंगाल यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की जगह बंगाल का गवर्नर जो है नया गवर्नर बनाया, किसको बनाया, और ये बंगाल के आखिरी गवर्नर भी थे, है ना, तो बंगाल का गवर्नर बनाया, किसको बनाया, वॉरेन हेस्टिंग्स को। इस भाई साहब ने क्या किया, ये जो द्वैध शासन है इसका सबसे पहले अंत किया, ठीक है। और उसके एक अगले ही साल यानी कि 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 कहा गया, ठीक है। और इस नाम ही देखिए, इसका नाम क्या, रेगुलेटिंग, रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। तो इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट करना, उसको विनियमित करना जो है वो प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और यहीं से शुरू होता है जिसको हम लोग कंपनी रूल कहते हैं, ठीक है। और हमने कहा भी था यहीं से हमारा क्या होगा, यहीं से हम लोग जो है कंपनी रूल को समझेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कंपनी शासन, आपने पहले कई बार ये लिखा हुआ देखा 1773 से 1857 तक, ठीक है। तो यहां से यानी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में शासन कर रही थी, वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज के अकॉर्डिंग, शासन तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था लेकिन वो शासन कर रहे थे किसके अकॉर्डिंग, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज के अकॉर्डिंग। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से अब हमारी जो है ना एक्चुअल पॉलिटी की जर्नी जो शुरू, अभी हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, अब हम लोग पॉलिटिकल जर्नी को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसा टॉपिक था है ना, और वो क्या है हमारा, कंपनी के अधीन शासन, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कंपनी के अधीन शासन, कंपनी रूल, ठीक है। और कंपनी रूल 1773 से 1857 तक चला, ठीक है। सबसे पहला जो अधिनियम लाया गया, मैंने भी बताया भी, वो था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। देखिए ये आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम के जो खास बातें उसके बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग इसके पॉइंट को समझेंगे। जैसा मैंने कहा था आपको बाइलिंगुअल दिख रहा होगा, हिंदी लिखा हुआ है, उसके नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कंटेंट है, इन सबका जो पीपीटी आपको मिल जाएगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए यहां से आप नहीं लिखेंगे, अब समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो अधिनियम है 1770, इसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी को अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, है ना। मतलब ये कहा कि कंपनी का जो क्षेत्रीय संपत्ति है वो रखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि कंपनी की जो गतिविधि है और उसके जो कामकाज हैं उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा विनियमित करने का निर्णय लिया गया, या क्या है कि उसको किया जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगी, तो वो अब इसको रेगुलेट करेगी, विनियमित करेगी, ठीक है। वही इंग्लिश में लिखा है कि दिस एक्ट permitted the company to retain its territorial position in India but sought to regulate the activities and functioning of the company। इंग्लिश मीडियम वाले आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, क्लियर है। हम पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है, अब दूसरा समझते हैं। इसके बाद क्या क्या, इसमें क्या किया गया, कंपनी को 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार फिर से प्रदान किया गया कि कंपनी को अगले 20 वर्ष, अगले 20 वर्ष का मतलब 1773 से 1793 तक, ठीक है, 20 वर्षों के लिए फिर से व्यापारिक एकाधिकार, है ना, प्रदान किया गया। व्यापारिक एकाधिकार मतलब जितने भी व्यापार, है ना, जो ब्रिटिश कंपनी, है ना, जो ब्रिटिशर्स यहां से कर रही है, वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चलिए। उसके बाद
पहली बार जो है ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। यानी पहली बार जो है ब्रिटिश कैबिनेट को क्या किया गया, जो भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यह भी इस एक्ट का, इस अधिनियम का एक अभिन्न हिस्सा था। उसके बाद जो मेन आपसे एग्जाम में ज्यादा कई बार पूछा गया है वो ये है कि बंगाल के गवर्नर पद को बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। अभी तक जो अभी देखिए 3 प्रेसिडेंसी थी और तीनों के गवर्नर अलग अलग होते थे। पहले कोलकाता था, उसी को बंगाल कोलकाता कहिए या बंगाल कहिए, एक प्रेसिडेंसी था। ठीक है, और दूसरा इधर था मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, इन तीनों के गवर्नर पहले अलग होते थे, इनके डिप्यूटी गवर्नर होते थे और यहां एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता था। ठीक है, इस तरीके से रूल किया जाता था। लेकिन यहां डिसीजन क्या लिया गया कि बंगाल का गवर्नर जो है अब वो क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, और ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं अब उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो लोग है ना नए हैं वो लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, अगेन मैं फिर से यही कहूंगा कि आप वीडियो को 1.25 या 1.5x पर चला करके देखिए, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, यानी आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, एक एक लाइन को समझते जाइए। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो वो चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या किया गया। और आपको पता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो वैसे लिखा हुआ भी आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी दिया, मेंशन भी कर दिया। ठीक है, कि वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल जो है ना को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वैसे अगर आप देखें तो ये बंगाल का आखिरी गवर्नर था, वर्ड में कंफ्यूज नहीं किया, गवर्नर जनरल एक है और एक है गवर्नर। बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो भी कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। और ये कब से कब तक, 1774 से लेकर के 1785 तक जो है इसको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई, और सर एलिजा इम्पे को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अलावा 3 और भी जज थे, उनके नाम आपसे नहीं पूछे जाते। ठीक है, आप बस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था यानी सर एलिजा, ठीक है, उनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जो फोर्ट विलियम था। फोर्ट विलियम अगर आपने नाम सुना होगा वहीं पर। ठीक है, फोर्ट विलियम भी पूछा जाता है। फोर्ट विलियम की स्थापना जो है 1700 में हुई थी। ठीक है, 1700 में। ठीक है, 1700 में, तो ये भी ध्यान रखना है। और यहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। ठीक है, और सर एलिजा इम्पे जो है वो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है, 3 और अब लिखा 3 अन्य जजों के साथ 3 और अन्य जज थे। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस के बिना व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2 बातें थी एक्चुअली। एक तो ये कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, ठीक है, वो बिना लाइसेंस के है ना व्यापार नहीं कर सकते, पहला। और दूसरा ये भी कहा गया कि वो किसी भी तरह का, जो राजा वहां के जो नवाब हैं या राजा हैं, महाराजा हैं, उनसे वो किसी भी तरह का गिफ्ट्स जो है वो रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, उपहार नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? ये कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि जो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 है। तो ये हमने क्या देखा, तो रेगुलेटिंग अधिनियम जो 1773 के हमने की पॉइंट्स को देखा, हमने यहां पर देखा और यहां पर हमने, इसको आप जरूर याद करिएगा, यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब ये तो रेगुलेटिंग एक्ट अब देखिए खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं इसके आगे क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, अब इसके बाद है ना एक आया जिसको कहा जाता है संशोधनात्मक संशोधन 1781। ठीक है, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या है ना, इसको समझिए। सबसे पहले क्या किया गया कि इस अधिनियम के तहत जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था
उसमें कुछ सुधार किए गए, उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कुछ चेंज लाया गया। पहला चीज हो गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या देखना है कि कोलकाता की सरकार को बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि यानी कि लॉ, कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब यह कहा गया कि जो कोलकाता के गवर्नर है वो क्या करेंगे, वो बिहार और उड़ीसा के लिए भी लॉज बनाएंगे, यानी उन क्षेत्रों के लिए भी कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, बंगाल के गवर्नर या कोलकाता के गवर्नर को दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, और काउंसिल और जो सरकार के सेवक हैं, है ना, कि गवर्नर जनरल है, काउंसिल और जो सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अगर उनसे कुछ मिस्टेक होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो उन पर, है ना, करने पर भी अधिकार क्षेत्र से उनको छीड़ दी गई। इसको आप थोड़ा इंग्लिश में समझिएगा, ज्यादा आसान है। देखिए क्या क्या कहा गया कि जो भी गवर्नर जनरल या काउंसिल का मेंबर है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है ना, ऑफ द गवर्नमेंट, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन इफ दे डिड एनीथिंग व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज, कि अगर वो अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय अगर वो कुछ गलत निर्णय लेते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, तो उनको उस समय, है ना, जो है बेसिकली कहिए कि उनको ज्यूरिसडिक्शन से एग्जेम्प्ट करके रखा जाएगा, यानी उस पर कोई कार्रवाई उस समय नहीं होगी, है ना। हाँ, जब वो उस पद से हटेंगे उसके बाद कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उस समय इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, है ना। कह रहे हैं कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन इफ दे डिड एनीथिंग, है ना, व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज, कि वो अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उनको माफ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो ये था हमारा क्या, ये जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या चेंज आया, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगर हम समझे तब आया जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है इसको समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा जो भारत में है ना, वो दोहरी प्रशासन की व्यवस्था की गई। ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि दोहरी प्रशासन की व्यवस्था जो है, ठीक है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी व्यवस्था की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ठीक है। क्या किया गया एक्चुअल में, देखिए सिंपल सा क्या किया गया, जो व्यापार और प्रशासन है यानी कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, उसको पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को यानी व्यापार और प्रशासन को जो है वो सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, अब देखिए यहां समझें, जैसे नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले हैं, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया जिसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया, किस मामले के लिए, देख लीजिए, जो नागरिक, ठीक है, सैन्य और राजस्व मामले हैं, इसका मतलब ये होगा कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स हैं, उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। और इसमें कितने मेंबर थे, इसमें 6 सदस्य थे, ये ध्यान रखना है, कितने सदस्य थे, तो यहां पर आपका 6 सदस्य था, ये भी सवाल पूछा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो ये एक इधर ग्रुप बना, ठीक है। और दूसरा जो राजनीतिक मामले, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, ठीक है, मैटर्स हैं, उसके लिए अलग से 3 सदस्यों की एक निदेशकों की न्यायालय, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड, सॉरी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 3 सदस्यों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जिसका काम क्या था कि जितने भी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल मैटर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मामले हैं, उसकी देखरेख करने के लिए, उस पर निर्णय लेने के लिए ये अलग। तो इस तरह से शासन को 2 पार्ट में बांट दिया गया, ट्रेड के लिए अलग, ठीक है, और क्या किया गया, ठीक है, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया गया, इसको बांट दिया गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इसको भी अलग किया गया। अभी तक वो सब गवर्नर के यहां पे पूरी तरीके से था, लेकिन अब इसको अलग किया गया, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अलग कर दिया गया, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अभी आपको पता है कि वर्तमान समय में लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है। उस समय यहां लेजिस्लेटिव नहीं हुआ करता, क्योंकि लेजिस्लेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, क्योंकि कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद जो है वहीं से बन के आता था, तो उसमें लेजिस्लेटिव वहां था, ठीक है। और यहां वहां से कानून पास होकर के यहां आता था। यहां
जहां जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव थे, यानी कि कानून को लागू करना और उसकी देखरेख करने का जो है वो प्रबंधन किया गया था। ठीक है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका को भी अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमको क्या जानना है। तो ये तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इसी पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाकर उस पर महाअभियोग चलाया गया। इसके पीछे का एक कारण है, ठीक है। देखिए वॉरेन जो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था और जो उसके चीफ जस्टिस थे, ठीक है, यानी कि एलिजा इम्पे, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो बाद में इनको बड़ी कर दिया गया था, है ना, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर थे और एलिजा इम्पे ने मिल करके, है ना, बेसिकली उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए। ठीक है, उसमें जैसे एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, जो कहा गया कि वो गलत बेसिस पर दिया गया था। ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज के लिए जो है उन पर क्या किया गया, महाअभियोग, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स को बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया और उस पर महाअभियोग इंपीच, जैसे अभी प्रेसिडेंट पे चलाया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार जो है वॉरेन हेस्टिंग्स पर इंपीचमेंट चला गया। बट बाद में उनको बड़ी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपीचमेंट चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स पर। क्लियर है, ठीक है। ये था पिट्स इंडिया जो एक्ट है, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक आया, बीच में आया 1700 एक्ट ऑफ 1786, यानी कि 1786 का अधिनियम। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सिंपल क्या है कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया और गवर्नर जनरल के साथ साथ जो है इसको कमांडर इन चीफ, यानी कि जो आर्मी का जो हेड है ना, वो भी बनाया गया, यानी दोनों की शक्ति जो है इसको दे दी गई। ठीक है, यानी एक तरह से कहें तो गवर्नर के पद को बहुत मजबूत कर दिया गया। उसके पास दोनों ही शक्तियां, है ना, बीच में शक्तियों का तो बंटवारा हो गया था, लेकिन वापस से जो कॉर्नवालिस हैं उनको गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ जो है वो दोनों की शक्ति प्रदान की गई और नए जो गवर्नर बने वो हमारा कौन बना, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। यानी कि बंगाल का जो अगला वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगला गवर्नर जनरल बना बंगाल का, ठीक है, वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अब है हमारा चार्टर अधिनियम 1793। आपको पता होगा कि चार्टर जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसमें कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। 1793 में वो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। अब फिर से एक नया चार्टर लाया गया, ठीक है, एक नया एक्ट लाया गया जिसको हमने कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, यानी कि 1793, है ना, क्योंकि 20 साल कंप्लीट हुए 1773 से 1793, 20 साल हो गए। तो इस चार्टर अधिनियम में क्या क्या किया गया, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको, है ना, अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, और फिर आप देखिएगा एग्जैक्टली अगर आप इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1813, और फिर चार्टर एक्ट 1813 आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी को वेतन एवं भत्ते भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ऐसा निर्णय। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे या कंपनी के जो अलग अलग बोर्ड्स के जो मेंबर्स थे उनको जो सैलरी मिलती थी, उनको जो अलाउंसेस मिलते थे वो ब्रिटिश सरकार देती थी। ठीक है, लेकिन अब कहा गया क्या कि नहीं, इन लोगों को जो मिलेगा, सैलरी मिलेगा, इन लोगों को जो भत्ते मिलेंगे, वेतन मिलेगा, वो कहां से दिया जाएगा, तो इंडिया में जो राजस्व कलेक्ट होता है, यानी कि भारत में जो राजस्व, जो कर जमा किया जाता है, जो रेवेन्यू जमा किया जाता है, उससे भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये भी सवाल पूछा गया है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे ना। और ये जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ना, आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम देंगे, आप बीपीएससी लेवल का भी एग्जाम देंगे, तो आपको ये क्लास बहुत बहुत वर्थ लगेगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी आप लोग देखिए, आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। खैर, और जो लोग पहले से पढ़े उनको अच्छे से वो रिलेट कर पाएंगे कि यहां पर कितना वैलिड और अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, निम्न, एक तो ये क्या गया, दूसरा लिखित विधियों द्वारा शासन की शुरुआत की गई, यानी कि रूल बाय रिटन लॉज जो है वो भी स्टार्ट किया गया। ये भी ध्यान में रखना है कि जो चार्टर अधिनियम 1793 है उसके द्वारा क्या किया गया, रूल बाय रिटन लॉज उसको शुरू किया गया। और जो भारतीय नागरिक सेवा है, यानी इंडियन सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत की गई। अभी तो आपको पता है ना,
कि वो है ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव है ना हो गया है, लेकिन उसको अभी हम लोग IAS कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इसको ICS कहते थे, यानी इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की गई 1793 की ही चार्टर के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो ये इस चार्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले अधिनियम को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब है हमारा ऑब्वियसली जो 20 साल बाद, फिर 20 साल बाद कंपनी का जो एकाधिकार मिला था वो समाप्त हो गया। अब आया चार्टर अधिनियम 1813, है ना। चार्टर अधिनियम 1813 क्या कह रहा है? यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला तो क्या हुआ कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हो गया, यानी कि ईसाई मिशनरियों को अलाउ किया गया कि वो भारत में आए और ईसाई धर्म का प्रचार करे, धर्म परिवर्तन को एक तरह से कहें कि बढ़ावा दिया गया, है ना। मतलब लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाना शुरू किया गया एक तरह से, ठीक है, क्योंकि जब वो ईसाई मिशनरीज आए उनका काम ही यही था, वो उन्होंने यही किया है, ठीक है। भारत के एक बहुत बड़े समुदाय को जो उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो उसके बाद यहां से एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब क्या किया गया? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, है ना। यानी कि अब लेकिन दो चीजों को छोड़ करके, ठीक है। देखिए बाकी सारे क्षेत्र में जो है कंपनी का जो अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अकेले एक तरह से कहिए कि पूरे व्यापार पर वो कंट्रोल कर रही थी, या हर तरह के व्यापार पर उनका ही अधिकार था, और कोई ब्रिटिश कंपनी, कोई दूसरी जो है ना जो अंग्रेजी कंपनी है वो यहां से व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन अब वो एकाधिकार समाप्त कर देगा। लेकिन हाँ, दो चीजों को छोड़ करके अभी भी चीन के साथ व्यापार पर अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा, और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का जो व्यापार था, ये दोनों पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। लेकिन इन दोनों को छोड़कर कि बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे, बाकी जितने भी चीजें थी, है ना, उस पर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन से अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश है ना या ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो वो है 1813। लेकिन इसमें फिर एक पॉइंट है, अगर पूछेगा कि पूरी तरीके से कब समाप्त किया गया, तब वो अगले चार्टर में आ जाएगा, हम लोग भी आएंगे वहां पर। तो यहां याद रखिएगा। दूसरा क्या हुआ? शिक्षा में सुधार के लिए यह कहा गया कि सालाना जो है वो 1 लाख की राशि का प्रावधान किया गया, यानी कि जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें 1 लाख रुपए जो है वो भारत में शिक्षा को, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्च किया जाएगा। ऐसा एक डिसीजन लिया गया, और ये चार्टर अधिनियम 1813 के प्रावधान थे। तो आपको इसमें की पॉइंट्स जो है वो याद रखने। इसके बाद क्या हुआ? ये सब कंपनी रूल का पार्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हुआ। तो आगे अगर हम लोग देखें, है ना, अब क्या हुआ? तो ये चार्टर अब फिर 20 साल बाद चार्टर अधिनियम 1833 आया, 1833। अब ये अधिनियम क्या कहता है, ठीक है, यहां से समझिएगा। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। शासन को तो बढ़ाया गया, लेकिन इसके सभी व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। यानी कि अभी जो चीन वाला था और जो चाय का व्यापार था, जो वो पहले छोड़ दिया गया था 1813 में, अब उसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी व्यापारिक एकाधिकार से खत्म कर दिया गया। यानी कि अब बाकी दूसरी ब्रिटिश कंपनियां जो है वो आकर के भारत या अन्य क्षेत्रों में व्यापार कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार अब समाप्त हो गया, अब उसका बोलबाला खत्म, ठीक है। अब दूसरी कंपनी भी आएगी और वो यहां ट्रेड करेगी। इस तरीके से ये निर्णय लिया गया। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, से कई क्वेश्चन बनता है। बंगाल के गवर्नर, जो अभी तक देखिए, पहला बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा कि बंगाल के 1833 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंबई तथा मद्रास की जो परिषद थी,
जिनको लॉ बनाने का अधिकार था वो समाप्त कर दिया, यानी कि अब लॉ केवल और केवल कौन बनाएगा, ये भारत का, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो बनाएगा। ठीक है, यानी बंबई और मद्रास परिषदों से विधि निर्माण शक्तियों को क्या कर दिया गया, उसको वापस ले लिया गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए ये चीज क्या गया, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये तो कई बार पूछा जाता है, वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उस समय जो है रूल में थे, या फिर कहिए कि गवर्नर जनरल थे। तो भारत भारत का अगर पूछेगा, या ऐसे बोलिए, भारत तो नहीं बोलेंगे, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और अगर आपके पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो, सॉरी, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, तो वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है, याद रहेगा आपको। ठीक है, अगर अब देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का गवर्नर, लास्ट गवर्नर, तो वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, और वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आपको बाकी अगर हिस्ट्री का टॉपिक होता है तो इसमें बहुत सारे और डिटेल है ना, हम लोग पढ़ते सती प्रथा के, अन सब के बारे में पढ़ते, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री का टॉपिक नहीं, अभी हमको सिर्फ शासन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया, अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार भी दिया गया, यानी कि ब्रिटिशर्स गॉट द राइट टू परचेज लैंड इन इंडिया, कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में लैंड भी परचेज कर सकते हैं, वो जमीन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग, जिसको है ना लॉ कमीशन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ कमीशन। ठीक है, लॉ कमीशन, बात समझ में आ रही है? तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो पहला लॉ कमीशन है वो कब गठित किया गया था, 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, और इसके बारे में भी चार्टर अधिनियम 1833 में मेंशन था। ठीक है, इसके अलावा 1835 में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बना दिया गया, यानी इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन 1835। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी चीजें जो है वो चार्टर अधिनियम 1833 में थी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, एग्जाम में बहुत पूछता है। हिस्ट्री का टॉपिक है ये, पॉलिटी में पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चार्टर की तरफ। अब हमारा अगला चार्टर जो है फिर 20 साल बाद आया, और ये चार्टर किससे रिलेटेड था, इस मतलब ये क्या था, तो चार्टर अधिनियम 1853। नेक्स्ट है ना, ये हमारा क्या था, चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है, अब देखिए यहां ये कंपनी रूल के अंतर्गत कहे तो ये आखिरी चार्टर था। क्यों था, अभी समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या क्या था समझिए। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उस परिषद की विधायिका एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब ये हो गया कि जो गवर्नर्स काउंसिल था, ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसके जो लेजिस्लेचर थे और एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको सेपरेट कर दिया गया। यानी कि थ्रू दिस एक्ट लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर्स काउंसिल, उसको सेपरेट कर दिया गया। पहला ये पॉइंट है। उसके बाद कानून बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जिसमें 12 सदस्य थे। ठीक है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में अखिल भारतीय है ना जो हमारा विधान परिषद, इसका गठन किया गया था। इसका मतलब ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो गठन है वो कब किया गया, वो चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किया गया। जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 12 मेंबर्स थे। टोटल कितने मेंबर्स थे, 12। एक तो ये किया गया। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति, आपको ने आप पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को, हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स में, आर्टिकल से पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, और गवर्नर जनरल को उसी तरह का पावर दिया गया, वीटो शक्ति प्रदान की गई। एक चीज ये था। इसके बाद बंगाल के लिए
एक उप गवर्नर के पद का भी निर्माण किया गया, ये भी ध्यान में रखिए। और ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय नागरिक सेवाओं, इसकी शुरुआत है ना 1793 में शुरू हुई, अधिनियम से शुरू हुई है ना। और भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत, जो आंसर राइटिंग जो हम लोग मेंस लिखते हैं, ठीक है, उसकी शुरुआत की गई, लिखित परीक्षा की कही शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये सारा जो है ये था चार्टर अधिनियम 1853। लेकिन हम सबको पता है कि इसके 4 वर्ष बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है। 1857 का विद्रोह हो गया, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, ठीक है, पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने ये घोषणा की कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को वो पूरी तरीके से यहां पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। और उसके जगह पर अब जो है क्राउन के द्वारा जो है डायरेक्टली इंडिया को रूल किया जाएगा, यहीं से क्राउन रूल की शुरुआत हुई। तो वही चीज आप नीचे वैसे मैंने थोड़ा मेंशन भी कर दिया है कि इसके 4 साल बाद जो है 1857 का विद्रोह हुआ और भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर उसके स्थान पर 1858 से क्राउन शासन की शुरुआत की गई, क्राउन रूल की शुरुआत हुई। और यही 1858 से लेकर के 1947 तक जो है क्राउन रूल चला, जिसको बोलिए कि मतलब ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है या ब्रिटिश क्राउन जो है उसका डायरेक्ट जो है शासन यहां पर शुरू हुआ, ठीक है। और हम लोग उसको अगले क्लास में डील करेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का जो पहला सेक्शन है यानी कंपनी रूल है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्राउन रूल को कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ऑलरेडी सिलेबस मेंशन कर दिया कि आपको क्या क्या हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में, जिन लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है वो लोग जाकर के उसको जरूर देखिए। वो इंट्रो क्लास है बट उसमें बहुत सारी चीजें उसमें भी मैंने बता रखी है, ठीक है, तो उसको जरूर आप जाकर के देखिए। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करिए, आप लोग कमेंट भी करिए, है ना, और आपके कमेंट को जो है पर्सनली मैं रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप उसको जरूर है ना मेंशन करिए। बाकी हमारा जो पूर्णिया बिहार में ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, जिन लोगों को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है वो आकर के ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप दूर रहते हैं तो आप आराम से ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिए, सारी चीजें यहां भी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, है ना। जय हिंद, जय भारत।